टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ही, बट साथ में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ की। कौन सा टेस्ट सीरीज़ तुमको परचेज करना चाहिए, तुमको टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कब करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए तुमको प्रिपरेशन कैसे करनी है और अपने क्लासेस को रेगुलरली मैनेज करते हुए, और साथ में कि तुमको जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसका अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, OMR कैसे फिल करना है। तो बेसिकली ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तुम्हारे टेस्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसको एकदम ध्यान से देखना। और इसमें ही लेटर पार्ट में हम बात कर रहे होंगे कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, उसका टाइम स्टैम्प मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो डायरेक्टली उस पार्ट पे भी जंप करके उसको देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कब से हमें टेस्ट सीरीज देना शुरू करना चाहिए जो वेरियस कोचिंग्स के होते हैं। तो इसमें 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, सबके लिए आइडियल कंडीशन होती नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो हैं जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और उन्होंने शुरू में ही कर दिया था, शुरू अपना पेपर देने के बाद या रिजल्ट्स आने के बाद अपना यकीन बैच या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उन्होंने टाइमली ले लिया था और अभी उनका टाइमली प्रिपरेशन चल रहा है, 1-2 चैप्टर्स का बस बैकलॉग है वैसा। तो वो लोग अभी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं नवंबर में या फिर अक्टूबर के मिड में। तुम लोग दिवाली के बाद कभी भी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो और टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ ऐसे लेना जिसमें बर्डन ना हो कि रोज़ टेस्ट ना हो, 14 डेज 21 डेज पे टेस्ट हो, वो तुम लेके वैसा टेस्ट सीरीज़ तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक। अब जो है जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया, जिन्होंने अभी पिछले महीने शुरू किया या फिर जिन्होंने मेरी ये वीडियो के बाद शुरू किया, तो उनके लिए है कि तुमको अभी कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग टेस्ट सीरीज़ लेना अपने लास्ट के 2 महीने में, क्योंकि तुम लोगों ने अभी शुरू किया है, तुम लोग का सिलेबस ही नहीं होगा तो तुम लोग टेस्ट दे के क्या करोगे, और टेस्ट दे के कुछ सीखोगे भी नहीं अगर सिलेबस ही नहीं हुआ रहेगा तो तुम लोग को खरीदना है लास्ट के 2 महीने में, यानी कि तुम लोग दोगे मार्च में और अप्रैल में, मार्च एंड अप्रैल। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन्होंने शुरू तो सही टाइम पे किया था पर उनका भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि तुमको अपना बैकलॉग को पहले कवर करना है। और बैकलॉग को तुम्हारा जब अभी से एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाए दिसंबर के एंड तक, और उसके बाद तुम लोग जनवरी से एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो और उसके बाद से तुम प्रिपेयर करके उस अकॉर्डिंगली टेस्ट दे सकते हो। अभी तुम्हारा बैकलॉग है तो फिर किसी भी टेस्ट का तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो, टेस्ट देने का मेन मकसद ही यही है कि हमको खुद का प्रिपरेशन का एनालाइज करना है, तो इसीलिए कोशिश करो जिनका भी बैकलॉग है खुद से बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करो। खुद से करने में दिक्कत आ रहा है तो मेरे बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स रन कर रहे हैं बैकलॉग्स के रिलेटेड, तो उनमें पार्टिसिपेट करो। वहाँ मैं तुम लोगों को पर्सनली बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और देखो, टेस्ट का ऐसा होता है कि तुमको दूसरों को देख के ऐसा जेलसी फील नहीं करना है कि मेरे दोस्त ने तो वो 2-2 टेस्ट सीरीज लेकर रखा है, वो अपनी कोचिंग का भी दे रहा है, दूसरी कोचिंग्स का भी दे रहा है, उसके मेरे से ज़्यादा आ जाएंगे नीट में। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम खुद को पहले अपना सेल्फ प्रिपरेशन का लेवल देखो कि तुम्हारा लेवल कहाँ है, और तुमको अगर नीड है टेस्ट सीरीज़ की तभी दो। जैसे मैं था तो मैंने, मेरे कोचिंग में जो स्टूडेंट्स थे वो LN के अलावा CLC PW सबका टेस्ट जाके देते थे, क्योंकि मतलब मैं कोटा में था तो वहाँ तो हमेशा हर वीक टेस्ट होते रहते थे किसी ना किसी कोचिंग के, और ऐसा था कि वो सब लोग कोई ना कोई दूसरी कोचिंग का देता था, पर मैं नहीं देता था। मैं सिर्फ अपना LN का, क्योंकि मेरे से वही प्रिपेयर हो जाए अच्छे से बड़ी बात थी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिंग का टेस्ट देता था, और आखिर में भी मैंने सिर्फ अपने कोचिंग के टेस्ट पे ही रिलाई किया। तो ज़रूरत नहीं है कि मल्टीपल सोर्सेज से तुम ऐसा शुरू से ही टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। हाँ, लास्ट के 1-2 महीने में जब तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा उसके बाद तुम 2-3 कोचिंग का टेस्ट सीरीज दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की टेस्ट सीरीज कौन सा खरीदना चाहिए हमें। देखो, इसके लिए तुमको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो खरीदनी ही है और एक तुमको ऑनलाइन में लेना है। अब देखो, ऑफलाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज खरीदना, क्योंकि उससे तुमको एक माहौल का, इन्वायरमेंट का आइडिया लग जाता है। अब देखो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने के लिए, कि 2 रीज़न है। पहला अफोर्डेबिलिटी और दूसरा कि तुम्हारे नियरेस्ट में टेस्ट सेंटर है कि नहीं। तो तुम देखो, अगर तुम्हारे नियरेस्ट में LN या आकाश का टेस्ट सेंटर है तो एक ऑफलाइन तुम टेस्ट सीरीज़ ले लो LN या आकाश की, अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो। और अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम न्यूलाइट, CLC, GCI, गोल्ड, जो भी तुम्हारे नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर है, PW का भी अगर है तो तुम वो टेस्ट ले लो। बट जो ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन तो तुम लोगों को खरीदने का मन है अगर तो खरीदो, नहीं तो टेलीग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम टेलीग्राम से ढूंढो, तुमको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन टेस्ट में तुम LN और आकाश का ही देना, उसके अलावा तुम दूसरे कोचिंग का तब देना जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा। इनिशियली तुमको ऑनलाइन में LN या फिर आकाश का ही देना है। और तुम अपने बैचेस का अगर देते आ रहे हो, अगर यकीन का तुम टेस्ट दे रहे हो अपने बैच के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल सही है, वो तुम देते चलो। पर अगर तुमको एक्स्ट्रा लेना है
तो एलन या आकाश का ही तुमको परचेज करना है ऑनलाइन में, या फिर तुम टेलीग्राम से भी दे रहे हो तो एलन या आकाश का ही लेना। क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो है, मैंने बहुत बार ये चीज़ को रिपीट कर दी, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स बैठ के साथ में बनाते हैं क्वेश्चंस को, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको नीट में देखने मिलेंगे ना, वो इन्हीं दो कोचिंग के जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं उनमें से कहीं ना कहीं से आए रहते हैं। इनफैक्ट मतलब एलन का जो लास्ट में मेजर होता है ना, उससे मैक्सिमम तुमको बायोलॉजी के क्वेश्चन नीट में देखने को मिलते हैं, और आकाश का जो फिजिक्स का सेक्शन होता है CST वगैरह का, उससे मैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ये भी एक कॉमन डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि कैसे अपना रेगुलर स्टडी को मैनेज करें और साथ में हम टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करें। तो देखो, जैसे अब मेरा यही है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं सामने सामने यहाँ करके तुमको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि देखो, ये 14 डेज़ का एक टेस्ट का सिलेबस है, ये LNDLP का सिलेबस है, यूनिट टेस्ट 2 का। तो तुमको क्या करना है कि एक ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना है। कभी भी पहले तुमको फिजिक्स को ख़त्म करना है, फिर केमिस्ट्री को, एंड देन एट द एंड बायोलॉजी को तुमको ख़त्म करना है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि तुम्हारा बायोलॉजी जो है बहुत वोलाटाइल है। अगर तुम पहले 2 दिन पर बायोलॉजी को ही पढ़ लोगे तो क्या होगा, एट दी एंड तुम बायोलॉजी भूल जाओगे 14th डे आते आते। तो तुमको ऐसा रखना है, अगर तुम्हारे पास 14 डेज है तो जो लास्ट का 1 डे है तो उस दिन तुमको तो करना है रिविजन सबका। उसके बाद जो 12th और 13th डे है, मतलब ये तुम्हारा 14th डे हुआ, 15th पे तुम्हारा टेस्ट होगा, तो 14th डे पे तुमको करना है रिविजन, 12 और 13th डे पे तुमको करना है बायोलॉजी। और इनिशियली अब उसके बाद जैसे यहाँ देखो, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर्स में तुमको लग जाने चाहिए 3 से 4 दिन। तो उसके बाद तुम मान लो 8 से 12th डे तक तुम कर रहे हो अपना केमिस्ट्री, और शुरू का फर्स्ट 1 वीक तुमने किया अपना फिजिक्स। तो ऐसे करके तुमको सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब इसमें भी तुमको प्रिपेयर करना कैसे है, तो देखो, प्रिपरेशन करने के लिए बस 3 चीज़ें ही करनी होती है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तुमको 3 साइकिल्स चलाने हैं रिविजन के। सबसे पहला है कि तुमको सबसे पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरे क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक। उसके बाद तुमको PYQs करने हैं, और अगर इतने में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है तो ठीक है, तुम्हारा टेस्ट का प्रिपरेशन हो गया। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो तुम मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 कर सकते हो। तो मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 कर लो, क्योंकि मॉड्यूल के एक्सरसाइज में तो PYQs ही होते हैं, तो तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 कर सकते हो। तो बस इतना कर लेने से तुम्हारा टेस्ट हो गया प्रिपेयर। अब अगर इसके अलावा तुम्हारे टेस्ट में कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं तो उसको तुम एनालाइज करके वापस वो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। बट इनिशियली इतना ही करना होता है, और इतना ही हो जाए। देखने में सिंपल साउंड कर रहे हैं कि 3 ही चीज़ें हैं, बट इसमें ही बहुत टाइम लगेगा। जैसे काइनेमेटिक्स वगैरह जैसे चैप्टर्स है, उनके क्लास नोट्स को ही रिवाइज करने में तुम लोगों को 6-8 घंटा लग सकता है। तो इतने से तुम्हारा टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इनको मैं जल्दी जल्दी एड्रेस करूंगा, इसको काफ़ी ध्यान से सुनना। सबसे पहला है कि वो टेस्ट को बर्डन की तरह लेते हैं। अब टेस्ट को बर्डन की तरह लेने से होता ये है कि फिर वो उनका क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं रहता है कि 4 दिन बाद टेस्ट है, 5 दिन बाद टेस्ट है, 3 दिन बाद टेस्ट है। वो ऐसा सोचते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, उसको पूरा बर्डन की तरह लेते हैं। और एट दी एंड आते आते क्या होता है, आखिरी दिन वो सोचते हैं कि छोड़ो, कल का टेस्ट मैं नहीं दूंगा। तो इससे उन्होंने अपनी जो करेंटली जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी तो ख़राब किया, और साथ में उन्होंने टेस्ट भी नहीं दिया, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे पहला ये हो गया। दूसरा कि 1 शॉट्स मत देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट में वो प्रिपेयर तो करते आ रहे, चलो मान लो यही हमने देखा, उन्होंने सब कुछ इसमें प्रिपेयर कर लिया, मान लो उनका सॉल्यूशन चैप्टर रह गया। अब वो सोचते हैं कि मैं सॉल्यूशन चैप्टर का 1 शॉट देख के इसको ख़त्म कर लेता हूँ। बट जो आधा अधूरा नॉलेज है ना, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा एट दी एंड, क्योंकि उसके बाद तुमको लगेगा कि तुमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया, बट एक्चुअली में क्या होगा कि तुम 1 शॉट देखोगे, अपना 6-8 घंटा वेस्ट करोगे 1 शॉट देख के, और एट दी एंड तुमको पता लगेगा कि जब तुम क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो तुमसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं 1 शॉट देखने के बाद। तो इससे तुम्हारा वो 1 शॉट देखने का भी टाइम खराब हुआ, और जो क्वेश्चंस नहीं होने का डिमोटिवेशन आया, उससे तुमको और ज़्यादा दिक्कत हुई। तो इसलिए 1 शॉट्स मत देखना, 1 शॉट देखना अवॉइड करना। और तीसरा चीज़ है कि तुम अपने टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो रेदर देन अपने क्लास। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी 3 दिन बाद टेस्ट है, तो ऐसा करते हैं हम 2 दिन क्लास नहीं जाते, बैठ कर टेस्ट का प्रिपरेशन कर लेते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा ये टेस्ट है उससे तुमको डिसाइड नहीं होने वाला है कि तुम्हारा कॉलेज क्या मिलेगा। जो तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा उससे डिसाइड होगा कि कॉलेज क्या मिलेगा। और नीट में अगर तुमको अच्छा करना है तो तुमको सारे क्लास का नॉलेज होना चाहिए। अब जो 2-3 क्लासेस तुम छोड़ने का सोच रहे हो कि मैं ये छोड़ देता हूँ, इनको बाद में कर लूँगा, वो बाद तुम्हारा कभी आएगा नहीं, और वो क्लासेस तुम कभी लोगे नहीं, तो वो तुम्हारा एक तरह से बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। फिर उसको भी तुम जल्दबाजी में ख़त्म करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे, और फिर वो टॉपिक तुम्हारा वीक रह जाएगा, और कभी फिर उसमें तुम अच्छा कर नहीं पाओगे।
तो ये 3 मिस्टेक्स को तुम अवॉइड करना, इसको कहीं लिख के रख लो या इसको अच्छे से ध्यान में रखना अपने। अब आखिरी चीज़ है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मेरा जो पर्सनली था मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा, इसको करके ही मैंने 652 स्कोर किया था और तुम लोग भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं बायोलॉजी को अटेम्प्ट करता था। हमारे टाइम पे तो थोड़ा अलग था, 2 सेक्शंस थे, बट मैं इसको मॉडिफाई करके बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी को अटेम्प्ट करता था, और ऐसा नहीं था कि मैं 90 का 90 क्वेश्चंस कर देता था। ऐसा था कि मैं 90 क्वेश्चंस पे तो जाता था, पर जो क्वेश्चन मेरे को टफ लगता था, जो मेरे को याद नहीं आता था, या फिर लगता था मुझे कि इसको करने में मुझे टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता था। तो जैसे मैं अगर अपने नीट का ही बताऊं, तो मैंने उसमें 7-8 सवाल, 8 क्वेश्चंस ऐसा छोड़ दिया था कि मैं बाद में आके करूँगा। तो पहले तुम लोगों को भी यही करना है कि एक साइकिल ऐसे चलानी है तुमको पूरा, कि जिसमें तुम सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू तो कर रहे हो, पर जो हो रहा है वो कर रहे हो, जो नहीं हो रहा है उस पर गोला लगा के उसको छोड़ दे रहे हो। तो मान लेते हैं, चलो अभी तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, अभी नीट का टाइम नहीं है, तो चलो तुमने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए बाद में के लिए। उसके बाद तुमको क्या करना है कि बायोलॉजी की OMR भर देनी है। ठीक, अब जो 15 छोड़े उन 15 को छोड़ के तुमने OMR भर दिया, तो तुम्हारा ऐसे हाफ ऑफ द पेपर एक तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद तुमको केमिस्ट्री करनी है, और केमिस्ट्री में ही सिमिलरली वही कि 45 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। तुमसे मान लो तुमसे 37 बन गए, बाकी 8 को छोड़ दो। सिमिलरली तुमको फिजिक्स में भी वही करना है, 45 क्वेश्चंस पे तुम गए, तुमसे मान लो 35 बने, बाकी 10 को तुमने छोड़ दिया। अब ऐसा होता है कि एक बार हम पूरा पेपर कर लेते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, और जब हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं तो हमको चीज़ें और याद आना शुरू होती हैं। तो अब तुम वापस जाके जो बायोलॉजी के ये 15 क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं उनको गो थ्रू करोगे, तो आई बेट कि तुम लोगों को 15 में से 7 या 8 तो याद आ जाएंगे। उसके बाद ये 7-8 क्वेश्चंस को करो, और बाकी पे अगर तुम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो तुक्का लगाओ, और अगर 4 में हो, तुमको बिल्कुल क्लूलेस हो, तो उसको छोड़ दो। सिमिलरली वही केमिस्ट्री में करना, वही फिजिक्स में करना। जब दोबारा जाओ तो बनाने का ट्राई करो, बन जाए तो बहुत बढ़िया। अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो तुक्का मार दो, और अगर बिल्कुल क्लूलेस हो तो फिर वो क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। तो ऐसे करना रहता है पेपर को अटेम्प्ट। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आज मैं तुम लोगों को सिखा के जाऊँगा। इस टॉपिक पे तुमको हज़ारों वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, पर कोई तुमको यहाँ करके नहीं दिखाता है कि एनालाइज करना कैसे होता है। सब आके बोल के चले जाते हैं, फिर तुम लोग भूल जाते हो। बट आई विल शो यू कि कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टूडेंट है, रिदम राज, शाउट आउट टू हिम। उसके अभी 590 थे पिछले यकीन वाले टेस्ट में। मैंने उससे पेपर लिया, ये पूरा मैं पेपर लेके आया हूँ, और उसने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे वो सब मैं लिख के लाया हूँ, और मैं उसका पेपर आप लोगों के सामने एनालाइज करने वाला हूँ कि एज अ स्टूडेंट एक टेस्ट पेपर कैसे एनालाइज करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखना कि कैसे चीज़ें हो रही हैं और कौन से सब्जेक्ट में क्या अप्रोच हमें रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में देखो 4 स्टेप होते हैं बेसिकली। सबसे पहला स्टेप है कि तुम सारे क्वेश्चंस को देखो कौन कौन से गलत हुए हैं, और वो टॉपिक्स तुम लिखो। अपने एक पेज लो, बगल में टॉपिक्स लिखो कि ये टॉपिक्स के गलत हुए। फिर वो टॉपिक्स को जाके तुम पढ़ो, अपने क्लास नोट्स से पढ़ो, और वो क्लास नोट्स में ही जो तुम्हारे उस टॉपिक पे क्वेश्चन कराए गए हैं वो क्वेश्चंस को करो, और उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है उसको जाके दोबारा करो। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उस क्वेश्चन में, फिर उसका सॉल्यूशन देख लो कि कैसे बनेगा, और उसके बाद वो क्वेश्चन को अलग से नोट करके लिख लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तब अभी से मिस्टेक बुक बनाने का कोई झंझट मत रखना। मिस्टेक बुक बनाना तुम लास्ट के 2 महीने में, अभी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बनाओगे इतनी मोटी मिस्टेक बुक हो जाएगी, क्योंकि 20-25 सवाल तो तुम लोग गलत कर ही रहे होगे हर एक टेस्ट में, कोई उससे ज़्यादा भी कर रहा होगा, तो इतनी मोटी मिस्टेक बुक हो जाएगी, फिर बाद में उसको रिवाइज करना ही एक बर्डन हो जाएगा। तो अभी से मिस्टेक बुक वगैरह मत बनाना, ठीक। अब फिजिक्स का मैंने यहाँ तुमको बताया ये 4 स्टेप करना है। अभी देखो तुमको मैं करके दिखाता हूँ। मैंने उसका पेपर लिया था और उसने फिजिक्स में 8 क्वेश्चंस गलत किए हैं, ठीक। तो चलो हम चलते हैं, देखते हैं उसने क्या क्या गलत किया, और एज अ स्टूडेंट अगर तुम होते तो तुम कैसे एनालाइज करते, या फिर मैं होता तो मैं कैसे करता। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन उसने गलत किया है कि यहाँ टॉर्क निकालना था। अब इसमें जल्दबाजी ये नहीं करनी है कि देख लिया कि टॉर्क निकालना था, ये टॉर्क का क्वेश्चन है, अब जाके इसको अपने नोट्स में टॉर्क में ढूंढ रहे हैं। बट एक्चुअली हम देखें तो ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है, यह वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो तुमको यहाँ जाके अब टॉर्क रिवाइज नहीं करना है, तुमको जाके अब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करना है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे हम करते हैं, आई जे और के लेके फिर क्रॉस करते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ को रिवाइज करना है, और उस पर 2-3 सवाल तुम लगा लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखें, मैं मार्क करके लाया हूँ कि उसने क्या क्या गलतियाँ की थी अपने पेपर में। ये एक सवाल है, ये देखो कोलिजन का क्वेश्चन है।
तो हमने यहाँ टॉपिक लिख लिया कि ये कोलिजन का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी है, ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। जो जो उसने गलत किया था मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ। एक और ये है, ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। और एक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और एक ये ग्राफिकल क्वेश्चन इसने गलत किया है। ठीक, तो इससे हमने टॉपिक्स निकाल लिए। क्या क्या टॉपिक्स इसके गलत हुए अगर हम यहाँ देखें तो वेक्टर्स का गलत किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 सवाल गलत किए हैं वेक्टर्स का, एक कोलिजन से 4 सवाल गलत किए हैं, और एक ये पावर का ग्राफ है। ठीक है, तो पावर ही मान लेते हैं इसको, या फिर ग्राफिकल कह सकते हैं। तो पावर से 1 सवाल इसने गलत किया है। तो अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले जाके कोलिजन वाला चैप्टर है उसमें से कोलिजन का टॉपिक बहुत अच्छे से अपने क्लास नोट्स को खोल के पढ़ता, और उसमें क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अपने रफ में करता, और उसके बाद वापस आके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता। अब अगर इनमें से 4 में से मेरे से 3 सवाल वापस आया, मेरे से सॉल्व हो जाते सही सही, बाकी एक जो नहीं होता उसको मैं अपने क्लास नोट्स में ही कहीं साइड में नोट कर लेता और उसका सॉल्यूशन देख लेता कि ये कैसे होगा, और फिर भी डाउट रहता तो मैं अपने टीचर से पूछ लेता। तो ऐसे ही ये चलेगा। ठीक, वेक्टर्स का जो एक है मैं जाके वो वेक्टर्स खोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट खोलता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से मैं कर लेता उसको। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसमें भी देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाए तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें शायद से जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हुआ है कि टेबल टेनिस बॉल जो है वो हॉलो स्फेयर होगा या फिर वो सॉलिड स्फेयर होगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ टेबल टेनिस बॉल क्या होता है, हॉलो स्फेयर होता है या सॉलिड स्फेयर होता है। सिमिलरली एक ये है, इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल लगा कि इसमें चेंज कर दिया है। तो एक सर्टेन प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन ये है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रोड इसका है आए इफ द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग। तो मतलब ये एक प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन हो गया कि कुछ एक रॉड है उसको रिंग में चेंज कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ऐसा सिमिलर बहुत कुछ आ सकता है, लाइक एक रिंग है उसको ऐसा और वो करके डिस्क में चेंज कर दिया, कुछ भी आ सकता है। या फिर एक डिस्क है उसको रिंग में चेंज कर दिया तो क्या होगा। तो ऐसा एक प्रोफाइल पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो तो फिर आगे ये सारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, और ये सब पोटेंशियल क्वेश्चन है, नीट में आ सकते हैं। तो ऐसे करके हमने फिजिक्स का एनालिसिस कंप्लीट किया। केमिस्ट्री के लिए सिमिलर ही है, अगर मैं बताने जाऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट स्टिल मैं चलो तुम लोगों को बताता हूँ। केमिस्ट्री के लिए भी सेम आपको वही स्टेप्स करने हैं कि टॉपिक को देखो, उसके वो टॉपिक को अपने क्लास नोट से पढ़ो, फिर कुछ क्वेश्चंस करो, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं उनको एनालाइज करो। ये सेम ही होगा, मैं बताने जाऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो केमिस्ट्री का यही है। बायोलॉजी का मैं तुम लोग को बताता हूँ। बायोलॉजी में देखो, चलो अब आ गए इधर, तो केमिस्ट्री भी देख ही लेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखो केमिस्ट्री देखो, यहाँ पे इसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत किए हैं बोर मॉडल ऑफ एटम से। फिर ये भी ऐसा, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। तो जहाँ तक मैं एनालाइज, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, तो जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तभी वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत कर रहा है। और देखो जहाँ वो जैसे ये सब सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं तो उसको तो इसने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया और सही किया है, बट वो स्टेटमेंट वाले बहुत सारे सवाल गलत कर रहा है। एट दी एंड यहाँ देखे तो एंड में उसने एक और गलत किया, ये भी स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है, हाफ लाइफ पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट शायद इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के तुम लोग डर जा रहे हो कि दो स्टेटमेंट आ गए या बड़ा क्वेश्चन आ गया और तुम लोग गलत कर दे रहे हो। तो ये सब चीज़ों को तुम्हें अवॉइड करना है। और अब बायोलॉजी की बात करें तो देखो, बायोलॉजी का एनालिसिस सबसे आसान है और सबसे जल्दी होता है, चाहे तुम 20 सवाल भी गलत क्यों ना कर लो। जैसे पहला इसने गलत किया कि ऑपोजिट फिलोटैक्सी क्या होती है। अब तुमने देखा कि तुमने ये क्वेश्चन गलत किया, तुमको अपनी एनसीईआरटी खोलना है, तुमको एक हाईलाइटर रखना है, रेड कलर का रखो, ऑरेंज कलर का रखो, ग्रीन कलर का रखो, बट वो हाईलाइटर से तुम वही लाइंस को मार्क करोगे जो तुमने टेस्ट में गलत किया है पूरे बुक में। वो हाईलाइटर से कुछ और मार्क नहीं करना है। अब तुमने देख लिया कि हाँ तुमने ये चीज़ गलत की है कि ऑपोजिट फिलोटैक्सी कहाँ होती है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलोट्रोपिस में होती है, तुम कैलोट्रोपिस और ऑपोजिट को मार्क करके रख दो कोई एक कलर ऑफ हाईलाइटर से। ठीक, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्राउंड टिश्यू डज नॉट इंक्लूड्स। तो ग्राउंड टिश्यू यहाँ लिख रखा है अच्छे से कि पेरिसाइकल पिथ एंड मेडुलरी रेज होते हैं, बट यहाँ क्या है कि कॉर्टेक्स पेरिसाइकल पिथ मेडुलरी रेज तो हैं पर रूट हेयर्स है, जो इसका आंसर होगा नॉट इंक्लूड में। तो ऐसे देख लिया। अब मैंने इसके बाकी भी देखे थे तो इससे मेरे को यही पता लगा, जैसे आगे भी है काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी है।
जैसे देखो कि ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू फोर लिम, तो रेडियस, अल्ना और ये ह्यूमरस तो फोर लिम्स की बोन है, बट टीबिया नहीं है, टीबिया अपनी हाइंड लिम की बोन है। तो ये सब एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, बट इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वैसे गलत हुए हैं जो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से। तो मतलब ये स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा नहीं है। आगे एक दो और क्वेश्चन मैं तुम लोग को दिखा के फिर एंड करता हूँ। जैसे ये चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का है, ये एकदम इंट्रोडक्शन में ही दे रखा है। और एक और एक्सक्रीशन का क्वेश्चन इसने गलत किया है, ये एमानोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक का, ये भी एकदम इंट्रो जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है उसके इंट्रो वाले पार्ट में ही पहले पन्ने पे ही ये दे रखा है और दूसरे पन्ने पे ये दे रखा है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रखी है। तो इसके लिए अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो टेस्ट का एनालिसिस तुमको बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, वापस रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो। और बायोलॉजी में वही है कि जो गलत करो एक स्पेसिफिक कलर ऑफ हाइलाइटर से तुमको उसको हाईलाइट करके रख लेना है अपनी एनसीईआरटी में, ताकि वो लंबे टाइम तक तुमको याद रहेगा और दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हारे नज़र में जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे अपनी टेस्ट एनालिसिस को कंप्लीट करना है। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके तुम लोग पूछ सकते हो। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू टिल योर नीड। थैंक यू।